तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, ठीक है सभी को। और सब लोग कमेंट बॉक्स में अब आप लोग कैसे हैं ये बताइए। देखिए आज हम अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव को लेकर डे 2 पर आ गए हैं, ठीक है। डे 2 पर आ गए हैं और कल हमने फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से पढ़ाया है। तो आप लोग जिसने वो टॉपिक नहीं कवर किया है, अभी बहुत दिन नहीं निकले हैं, ठीक है। अभी जाकर आप लोग आराम से इजीली उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और कल उसके पीवाईक्यू जो हमने आज लाने को कहा था वो आज हम लेके आए हैं, ठीक। और आज हम अपना दूसरा टॉपिक डे 2 का सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता को शुरू करेंगे, ठीक। तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने मेरे साथ मेरे कहने पर कल रिवीजन किया है। जिसने जिसने रिवीजन किया है उसको आज पीवाईक्यू सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आराम से सॉल्व कर लेगा, ठीक है। और जिसने नहीं किया वो प्लीज़ आज कर लेना, वरना बैकलॉग आप लोगों का बटुरता जाएगा, है ना। और उसके बाद एकदम से सब काम करने में बहुत परेशानी आती है, ठीक। चलो अब बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चैनल से आप लोगों को बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए अब आज का सेशन शुरू करते हैं आगे। देखो आज हम लोग डे 2 के टॉपिक नागरिकता को पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि एक संवैधानिक प्रावधान और पहचान है, ठीक। अब देखो, अब एक A4 साइज का पेज लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, ठीक। देखो नागरिकता जो कि संविधान में लक्ष्मीकांत में दी गई है, हमारा भाग 2 है, ठीक है। और अनुच्छेद 5 से 11 है, ठीक। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 पहला ये नोटेबल पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक। डायरेक्टली तुमको इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में घुमा के दे सकता है, ठीक। तो इसको थोड़ा रिमेंबर रखना। उसके बाद नागरिकता हम लोगों की कैसे, नागरिकता के लिए हम लोगों का नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है, ठीक है। और एक प्रवासी भारतीयों के लिए भी बनाया गया। अब देखो अब यहाँ से शुरू होता है। देखो केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार कौन कौन से हैं, यानी कि भारत में 2 लोग रहते हैं। देखो एक विदेशी भी रहते हैं कुछ, ठीक है, और कुछ भारतीय भी हैं, कुछ मतलब मैक्सिमम भारतीय हैं लेकिन पर कुछ विदेशी भारत में रहते हैं। तो केवल भारतीय नागरिक जो भारत की मुख्य भूमि में रहते हैं, उन केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं मिले, सिर्फ भारतीयों को मिले। तो पहले उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड, देखो अनुच्छेद 15 जो कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है, ये केवल भारतीयों को मिला है। 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को मिला है, ठीक है। 19 वाक एवं अभिव्यक्ति और संचरण की स्वतंत्रता, जिसमें कुल 6 टॉपिक आते हैं। कल हमने आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स में इसके 6 टॉपिक बताए थे। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में उन 6 टॉपिकों को ABC करके लिख दो, जिसमें आप लोगों की मेमोरी थोड़ी मजबूत हो और हमें भी पता चले कि आप लोग कितनी चीज़ें रिमेंबर कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर लिखिए और मेरे कहे हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करिए, जिससे आप लोगों का माइंड बूस्टर होगा, आप लोग को जल्दी चीज़ें याद करने में आसानी मिलेगी, ठीक है। तो 15 पढ़ा, 16 और 19 वाक्य और अभिव्यक्ति और संचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शैक्षिक स्वतंत्रता। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब हमने देख ही चुके हैं, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, देखो एक सेकंड मैं फिर से दिखा देती हूँ। देखो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30, ठीक है। और चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है, मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार, उच्च पद और राष्ट्रपति और न्यायाधीश धारण करने का अधिकार। ये 6 पॉइंट जो हैं ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए प्राप्त हैं। एक बार फिर से रिमेंबर करेंगे, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30, ये 5 तो पहले आर्टिकल ही याद कर लो, ठीक है। 15, 16, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 आर्टिकल। उसके बाद 2 शर्तें अलग से हैं कि मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी सिर्फ भारतीयों को भारत में प्राप्त है, ठीक है। और उच्च पद में राष्ट्रपति और न्यायाधीश की, ये सब जो उच्च पद हैं वो भी सिर्फ भारतीय ही धारण कर सकते हैं। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में राष्ट्रपति कोई बाहर का भी व्यक्ति होगा तो वो बन सकता है, पर भारत में राष्ट्रपति सिर्फ भारत की मुख्य भूमि का हो वही आदमी बन सकता है, ठीक। ये शर्तें पढ़ ली हम लोगों ने। अब चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं।
हाँ, ये स्लाइड दूसरी है। देखो, संवैधानिक प्रावधान भाग 2 में 5 से 11 तक आर्टिकल दिए गए, ठीक है, अनुच्छेद दिए गए। अब उसमें देखो, नागरिकता संघ सूची का विषय, पहले ये तीन ये पॉइंट याद रखेंगे। नागरिकता संघ सूची का विषय, नागरिक शब्द संविधान में परिभाषित नहीं। जितने मन करे उतने स्टार लगा लो इस पॉइंट के आगे। PYQ में ऐसे ही स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा नागरिक शब्द संविधान में परिभाषित है, ठीक है, और नहीं वो नहीं लगाएगा, ठीक है। और इसी से स्टेटमेंट यहीं पर माइनर मिस्टेक की वजह से तुरंत गलत हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना कि नागरिक शब्द संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 11 संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। 3 पॉइंट याद होगा। अनुच्छेद 5 से 11 केवल संविधान के प्रारंभ यानी कि 26 जनवरी 1950 पर नागरिकता की पहचान करते हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 5 देखो, अब अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? अनुच्छेद 5 बोलता है अधिवास द्वारा नागरिकता। अधिवास मतलब जो कि यहाँ में निवास कर रहा है, यानी कि भारत में जो निवास करता है उसको अधिवास बोलते हैं। भारत में निवास करने को अधिवास शब्द यूज करा जा सकता है, ठीक है। अब इसकी मुख्य शर्तें क्या है? मुख्य शर्त भारत का निवासी हो, उसके लिए भारत में उसका जन्म हुआ हो, माता पिता में से कोई एक भारत में उसका जन्म हो, ठीक है, और संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्ण से साधारणता निवासी हो, ठीक है। इतनी बात याद हो गई। अब देखो, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए प्रव्रजन। पहला 5वां आर्टिकल 5 तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, कि वो भारत का निवासी हो, ठीक है। अधिवास के आधार पर उसको भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी। वो 3 पॉइंट देख लिए हम लोगों ने। अब आर्टिकल 6 बोलता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन, यानी कि जो पाकिस्तान में लोग थे वो अगर भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं, जो भारत में नागरिकता लेने आए थे, उनके लिए क्या क्या शर्तें थी। देखो, यदि वह माता पिता यानी यदि उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत से जन्मे हों, यानी कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब उनके दादा दादी या उनके मम्मी पापा अविभाजित भारत से जन्मे हों, ठीक है। इस तारीख यानी कि 19 जुलाई 1948 में के पहले, इस तारीख से पहले अगर वो भारत में है तो साधारणतः वो भारत में निवासी हैं, ठीक है। और अगर इस तारीख के बाद वे भारत में आए हैं तो कम से कम 6 महीने का उनको भारत में वे रहें और नागरिक के रूप में पंजीकरण करवाना उनका ज़रूरी है, ठीक है। ये 2 शर्तें अगर इस तारीख के बाद वे भारत में नागरिकता लेने आए हैं तो ये पूरी फिलअप करनी पड़ेगी, वरना इस आधार पर वे भारत के नागरिक हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाकर वापस आने वाले व्यक्ति। देखो, कुछ लोग थे जो पाकिस्तान में थे और भारत में नागरिकता लेने आए थे, तो उनकी बात आर्टिकल 6 में की गई थी। लेकिन अब कुछ लोग थे जो पहले भारत में थे, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान गए, फिर वहाँ पाकिस्तान में उनका मन नहीं लगा। ऐसे देश पे कौन रहेगा, किसी का मन नहीं लगेगा वहाँ पे, ठीक है। फिर वो भारत आने की कोशिश की उन्होंने, ठीक है। तो वही इसमें दिया गया कि पाकिस्तान जाकर वापस आने लोगों के लिए नागरिकता आर्टिकल 7 में है, ठीक है। तो उसके लिए बोला गया कि 1 मार्च 1947 के बाद चले गए व्यक्ति, यानी कि इस डेट के बाद चले गए व्यक्ति जो पाकिस्तान में गए थे, उसके बाद उन्होंने भारत में आने की कोशिश की इस डेट के बाद, ठीक है। तो उनके लिए वापस लौट आने के लिए एक पुनर्वास परमिट के साथ एक कुछ शर्तें डाली गई, ठीक है। और पुनर्वास परमिट में क्या लिखा गया, वो 3 शर्तें कौन कौन सी थी कि लौटने के बाद वे 6 माह भारत में रहें, यानी कि जो पाकिस्तान गए थे फिर भारत में नागरिकता लेने के लिए आए, ठीक है। तो उनके लिए ये 3 शर्तें क्या थी कि पहली थी कि लौटने के बाद वे भारत में आए हैं तो 6 महीने अब रहें, ठीक है, जिसमें भारत के लोगों को पता चले कि ये आदमी यहाँ पर रह रहा है 6 महीने से, ठीक है। उसके बाद पंजीकरण उसका भी करवाना अनिवार्य है, ठीक है, और अधिकारी द्वारा पंजीकृत किए हुए कागज वो अपने पास रखेगा। इतनी शर्तें उसके पास होनी चाहिए, तब वो भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय आयाम क्या देखते हैं। देखो, अनुच्छेद 5 हम लोगों ने भारत के नागरिकों के अधिवास के लिए पढ़ा, 5 अधिवास के आधार पर नागरिकता, 6 जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, 7 जो भारत से पाकिस्तान गए लेकिन उसके बाद फिर से भारत में आ गए, ठीक, उनके लिए शर्तें। अब 8 और 9 ये अंतर्राष्ट्रीय आयाम है। अनुच्छेद 8 जो है वो भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि NRIs के लिए बात करता है, ठीक है। अब भारतीय मूल के व्यक्ति विदेश में जो रह रहे हैं, ठीक है, उनकी शर्त क्या है कि वो भारत के नागरिक कब माने जाएंगे। शर्त उनकी जब होगी जब उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हों, तब वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है। और राजनयिक प्रतिनिधि यानी कि एम्बेसी के पास पंजीकरण आवश्यक है, उनके पास उनका भी पंजीकरण एम्बेसी के पास आवश्यक है, तब वे भारत के नागरिक होंगे। अब अनुच्छेद 9 बोलता है, देखो क्या बोलता है,
अनुच्छेद 9 जो कि भारत की नागरिकता की समाप्ति की बात करता है। 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, अब 8 पढ़ा और उसके बाद 9 में क्या बोलता है कि भारत की नागरिकता की समाप्ति की बात करता है। देखो, भारत की नागरिकता की समाप्ति के लिए स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर आप विदेश में जाते हैं और विदेश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं, कहीं और व्यक्ति मतलब वहाँ का नागरिक हो जाता है, तो आपकी भारतीय नागरिकता आपकी मर्जी हो या ना हो वो खुद ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है। भारत में दोहरी नागरिकता का क्या बोलते हैं प्रावधान नहीं, जैसे कि अमेरिका में। अब दोहरी नागरिकता का मतलब होता है एक स्टेट, जैसे कि कोई यूपी या बिहार में है तो उसकी यूपी और बिहार की नागरिकता होगी, ठीक है, और दूसरा एक भारत की नागरिकता होती है। तो भारत में सिर्फ एक भारत की ही नागरिकता मानी जाती है, भारत में कोई भी दूसरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। लेकिन अमेरिका में, जैसे अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम्स है, ठीक है, सॉरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम है, हाँ ठीक है, तो उसके लिए वो पूरा एक संघ है, कितने शायद 50 या 51 राज्यों का संघ है। तो उसमें जैसे कि एक कनाडा है, मैक्सिको है, ठीक है, इतने सारे लोग हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, इतने सारे संघ हैं उसमें, इतने मिले हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे कि कनाडा, मैक्सिको है ना, इन सब की अपनी एक अलग वो नागरिकता होती है। जैसे वहाँ के लोगों की, जैसे ये राज्य हैं तो उन वहाँ की सरकार एक अपनी अपनी तरफ से नागरिकता देती है राज्य के लोगों को, और उसके बाद वो जितने सारे राज्य हैं पूरा मिला के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मिला है तो उसकी एक अलग नागरिकता होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो नागरिक होता है वो दो तरह से स्वतंत्र होता है, एक अपने राज्य के लिए स्वतंत्र होता है और दूसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए, पूरे संघ के लिए स्वतंत्र होता है। तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, लेकिन ये भारत में ऐसा नहीं है। तो दोहरी नागरिकता सिर्फ समझाने के लिए हमने आप लोगों को ऐसा बताया था, ठीक है। तो अब देखो, अब संसद की शक्ति अनुच्छेद 10 और 11 में बताया गया कि अनुच्छेद 10 में क्या बोला गया कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, यानी कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, यानी कि नागरिक संसद के किसी भी कानून के अधीन रहते हुए नागरिक बना रहेगा, ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 11 में बोला गया कि संसद द्वारा कानून बनाने के अधिकार इसमें दिए गए, जिसमें नागरिक की प्राप्ति और समाप्ति का विनियमन किया गया। ये बात समझ में आ गई। अब देखो नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, पहले जो 5 से 11 आर्टिकल थे वो संवैधानिक अधिकार से है। अब एक नागरिकता अधिकार 1955 के अर्जन के हिसाब से 5 तरह से हम लोग नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, उसके बारे में इस अधिनियम में बताया गया था। वो 5 कौन कौन से हैं? देखो, एक जन्म के आधार पर, अगर भारत में किसी भी मतलब मेरे मम्मी पापा या उनके दादी या उनके मम्मी पापा यानी कि हमारे दादी दादा, इन सब का जन्म भारत में हुआ है तो हम जन्म से ही भारत में नागरिक हैं। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा, वंशानुक्रम के द्वारा, यानी कि ये मम्मी पापा, ये उनके मम्मी पापा, ये उनके मम्मी पापा, नहीं ये उनके बच्चे, ये उनके बच्चे, ठीक है, फाइनली ये उनके बच्चे, तो वंशानुक्रम के आधार पर भारत में ये नागरिक हो जाएंगे। उसके बाद पंजीकरण के द्वारा, आप विदेशी हैं, भारत में रहने आए हैं तो कुछ सालों का या कुछ महीनों का पंजीकरण करवाया जाता है, जिसके आधार पर आप लोगों को देखा जाएगा कि आप इतने टाइम तक भारत की मुख्य भूमि में रह रहे हैं। अगर आप रहते हुए मिलते हैं तो आपका नागरिकता भारत में बहाल रखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देशीकरण द्वारा, ठीक है, देशीकरण के द्वारा भारत में कुछ भी, जैसे कि ये विदेशी आते हैं, ठीक है, तो विदेशी आए भारत में, पासपोर्ट वगैरह बनवाए, है ना, कुछ कला में मजबूत हुए तो उसके आधार पर देशीकरण द्वारा उनको नागरिकता मिल जाती है। फिर क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, यानी कि जैसे कि बांग्लादेश के लोग भारत में कुछ टाइम के लिए रहने आ गए, ठीक है, तो अब भारत ने क्या किया कि मान लो कुछ ऐसा हुआ कि वो बांग्लादेश की कुछ भूमि भारत में आ गई, तो अब कुछ भूमि में कुछ लोग रहते ही थे ना, तो जब वो कुछ लोग भारत में आ गए और ये मिला लिए गए तो ये भी भारत की नागरिकता पाने के योग्य हो जाएंगे। तो इसी को बोला गया क्षेत्र समाविष्टि द्वारा भारत में नागरिकता, ठीक। अब देखो, संवैधानिक प्रावधानों के बाद नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ यही 5 हैं, ठीक है। उसके बाद नागरिकता की समाप्ति की बात की गई है। नागरिकता की समाप्ति, एक तो हम आप लोग को बता ही चुके हैं कि अगर दूसरे विदेश की नागरिकता को ग्रहण करेगा तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। दूसरा, परित्याग कर सकते हो, खुद भी छोड़ सकते हो, हमारा भारत में रहने का मन नहीं है, हम अमेरिका में जाके रहेंगे, ठीक है, तो भारत की नागरिकता हम स्वतः छोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, पर्यावास, यानी कि टर्मिनेशन कर दिया जाता है, कैसे, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर स्वतः समाप्त कर दी जाती है। तीसरा, वंचित करना,
नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है, सरकार द्वारा रद्द किया जाता है। कैसे? धोखाधड़ी से प्राप्ति हो, यानी कि आपने धोखाधड़ी से भारत की नागरिकता ली है तब भी हटा दिए जाओगे। संविधान के प्रति अनादर किया हो, भारत की मुख्य भूमि में रहकर संविधान का आप लोग अनादर, मतलब कोई भी अनादर, जो व्यक्ति अनादर करेगा वो भारत की नागरिकता से हटा दिया जाएगा। युद्ध में शत्रु से व्यापार करना, जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है, तो और भारत का युद्ध चल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति है जो युद्ध की स्थिति में भी पाकिस्तान से व्यापार कर रहा है तो उसकी भी नागरिकता को हटा दिया जाएगा। उसके बाद 7 वर्ष से बाहर रहना, अगर 7 वर्ष से ज़्यादा आप बिना कोई सूचना दिए भारत के लोगों को या भारत की कोई भी एजेंसियों को जो कि नागरिकता के लिए काम करती है, ठीक, अगर आप उसको सूचना दिए 7 वर्ष से ज़्यादा भारत के बाहर रह रहे हैं और उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप भारत में कोई भी वहाँ का नागरिक वाला कार्य नहीं कर रहे हैं, बिजली का बिल नहीं पे कर रहे हैं, गृह सूची की नकल नहीं निकलवा रहे हैं, ठीक है, होम टैक्स नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता वो रिकॉर्ड देकर हटा दी जाएगी। ठीक, ये इतनी शर्तें होती हैं। अब देखो, एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में CAA लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसके तहत जिसका उद्देश्य क्या था कि उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना, यानी कि जो कि भारत के बाहर हैं या भारत में हैं और अल्पसंख्यक हैं तो उनको भारत के अंदर नागरिकता मिलेगी। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 को इस तरह की बात कही गई थी, जिसमें अल्पसंख्यक कौन थे? हिंदू, सिख, सिद्ध, ठीक है, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, अगर इतने सारे अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं, ठीक है, इन धर्मों से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो उनके लिए कट ऑफ तारीख बनाई गई थी जिसमें 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले प्रवेश भारत में वो लेते हैं। तो उनको राहत कौन कौन सी दी गई थी कि अवैध प्रवासी भी अगर नहीं है, वे अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे, ठीक है, और निवास की शर्त यानी कि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी, यानी कि वो भारत के नागरिक कितने दिनों में मान लिए जाएंगे? पहले 11 वर्ष थी, यानी कि वो 11 साल से ज़्यादा अगर भारत में रह रहे हैं तब वो नागरिक माने जाएंगे। लेकिन उसके बाद इस एक्ट में संशोधन करके क्या माना गया था कि 5 वर्ष कर दी जाएगी, कि 5 साल से अगर आप भारत में कंटिन्यू रह रहे हैं, इन धर्मों से रिलेटेड आप अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, तो इस तारीख के बाद अगर भारत में आप आए हैं तो आपको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और 5 साल से अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के नागरिक बनने योग्य हैं। इतनी बात समझ में आ गई? देखो, अगर किसी को कोई भी जिसको जो भी दिक्कत हो वो सीधे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट अच्छे से लिख सकता है, हम कल उसका प्रयास करेंगे कि उसका डाउट ना रहे, ठीक है। उसके बाद अनिवासी भारतीय, जैसे कि NRIs, अनिवासी का मतलब होता है भारत में निवास ना करने वाले, वो व्यक्ति जो भारत के तो हैं लेकिन भारत में निवास नहीं कर रहे हैं तो वो अनिवासी भारतीय हो गए, ठीक है, उनको NRI बोलते हैं। ठीक, अब देखो, भारतीय नागरिक जो विदेश में रहते हैं, यानी कि भारतीय नागरिक जो विदेश में रहते हैं, सीधी सी बात, अनिवासी भारतीय, ठीक, उनकी परिभाषा क्या है? भारतीय पासपोर्ट धारक जो साधारणतः भारत से बाहर रहते हैं। अधिकार, मतदान सहित सभी नागरिक अधिकार हैं उनको, ठीक है। वीज़ा, भारत आने के लिए भी किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, भारत आने के लिए वो किसी भी वीज़ा की आवश्यकता उनको नहीं है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का है, ठीक है, यानी कि उसके मम्मी पापा या उसके दादी दादा कोई भी वो भारत से हैं और वो उस टाइम भारत में जाके काम कर रहा है तो वो भारत के लिए NRI माना जाएगा। अब उसको आने के लिए भारत में किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो सीधे जब मन चाहे आए, जब मन चाहे जाए, ठीक है। और अधिकार, उसको मतदान सहित सभी नागरिक अधिकार जो कि भारत में 15, 16, 19, 29, 30 जो भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं वो इनको ही प्राप्त है, सीधी सी बात है, ठीक है। वो मतदान भी कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकते हैं, ठीक, तो ये अधिकार उनको प्राप्त है। अब टैक्स की बात करें तो केवल भारत में अर्जित आय पर कर योग्य हैं वो, ठीक है, यानी कि अगर भारत में वो लोग कुछ भी अर्न कर रहे हैं तो उसके लिए वे कर योग्य हैं, यानी कि उस पर वो टैक्स देंगे। विदेश में जो अर्न कर रहे हैं उसके लिए वो टैक्स नहीं देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, भारत के प्रवासी नागरिक यानी कि OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन, ठीक है, नागरिकता नहीं, इनको नागरिकता नहीं है। जैसे कि NRIs को भारत में नागरिकता प्राप्त है, वैसे इनको नागरिकता भारत में नहीं प्राप्त है, बल्कि ये आजीवन वीज़ा लेकर ही आते हैं भारत के अंदर। इनको भारत में आना होगा तो ये आजीवन अपना वीज़ा बनवाएंगे भारत के नाम से, ठीक है, उसके बाद लेकर ही भारत में प्रवेश करेंगे, ठीक है। इनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं, प्रवासी भारतीय नागरिक, ठीक है। PIO कार्ड एक कार्ड होता था जिसके तहत पहले इन सबको भारत में आने का एक अधिकार प्राप्त था, ठीक है। इसके तहत 2015 में इस योजना को इसके साथ OCI के साथ मिला दिया गया था। ये भारतीय मूल व्यक्ति थे। PIO भारत के मूल व्यक्ति थे। विदेश में बसे उन लोगों के लिए थी जिनका जन्म या जिनके पूर्वज भारत में, यानी कि OCI के पूर्वज तो भारत के हैं लेकिन इनका जन्म भी हो सकता है भारत में हुआ हो,
लेकिन ये अब भारत से बाहर रहते हैं, ठीक है, और ये प्रवासी हो गए हैं, तो इनको अब भारत का नागरिक नहीं माना जाता है और ये आते टाइम वीज़ा भी लेंगे, ठीक है। तो ये ये OCI हो जाते हैं, ठीक है, ओवरसीज सिटीज़न इंडिया हो जाते हैं। और OCI को OCI के लिए PIO कार्ड बनाया गया था, तो ये दोनों को 2015 में 9 जनवरी 2015 में एक में मिला दिया गया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी कि भारत के लिए आजीवन मल्टीपल एंट्री वीज़ा इनको मिलेगा, पुलिस रिपोर्टिंग से छूट इनको मिलेगी, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में NRI के समान अधिकार भी इनको मिलेगा, पर कृषि और बागान संपत्ति नहीं खरीद सकते, यानी कि कृषि भारत में ये नहीं कर सकते, बागानी का काम ये भारत में नहीं कर सकते, और संपत्ति भी ये भारत में नहीं खरीद सकते। वो अधिकार सिर्फ NRIs को प्राप्त है। बात समझ में आ गई? अब देखो एक बार तुलना देख लेते हैं जिसमें आप लोगों को क्लियर मतलब और अच्छे से समझ में आ जाए। NRI और OCI यानी कि प्रवासी भारतीय, और NRI यानी कि जो भारत में अनिवासी भारतीय है, ठीक है। NRI भारतीय नागरिक होता है, उसको नागरिकता भारत की मिली होती है। ये भारतीय नागरिक नहीं होता, ये विदेशी नागरिक होता है और उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलती है। राजनीतिक अधिकार, मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार NRIs को है और OCIs को ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कृषि भूमि ये खरीद सकते हैं और ये भारत में कृषि भूमि ये सब नहीं खरीद सकते हैं। शोध कार्य यानी कि विशेष अनुमति की आवश्यक होने पर ये शोध कार्य यहाँ पर यानी कि रिसर्च वाला काम यहाँ पर OCI कर सकते हैं, ठीक। NRIs तो ऑल्सो कर सकते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। निष्कर्ष क्या निकलता है? एकल नागरिकता का निष्कर्ष देखो क्या निकलता है। पहचान संविधान द्वारा परिभाषित है, ठीक है। प्रक्रिया अधिनियम 1955 द्वारा विनियमित की गई नागरिकता का, और विस्तार OCI NRI के माध्यम से वैश्विक जुड़ाव भारत में है, ठीक है। उसके बाद एक राष्ट्र एक नागरिकता का। अब देखो जितना हम नागरिकता पढ़ के आए वो एक ही इमेज में आप लोग को कवर करवा दे रहे हैं। देखो संवैधानिक प्रावधान क्या है? 5 से 11 तक नागरिकता के अधिकार है, जिसमें भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, लेकिन इसमें नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, पहले ऊपर ही बता चुके हैं हम आप लोगों को। तो बातें रिमेंबर रखना और याद रखना, और इसी चैप्टर के अब इसको रिमेंबर रखने के लिए कल इसके PYQ आएंगे, ठीक है। तो जितना इसको रिवीजन कर सकते हो कल PYQ सॉल्व करने में उतना ही आसानी होगी, जैसा कि हमने फंडामेंटल राइट्स में किया है। आज उसके PYQ लेके आए, अभी आप लोगों का नॉलेज टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा वो भी कमेंट बॉक्स में आंसर देगा, ठीक है, और जो कर लेगा वो भी अपने पूरे आंसर लिख के दिखाएगा, ठीक। अब देखो हाँ जहाँ पे इतना पहुँचे थे। उसके बाद संसद की शक्ति अनुच्छेद 11 में दी गई। संघ सूची का विषय है नागरिकता। भारतीय नागरिकों के लिए विशेष अधिकार कौन से हैं? विशिष्ट मौलिक अधिकार जो कि 15, 16, 29, 19 और 29, 30 और भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है, ये बात याद रखना। राजनीतिक अधिकार और सार्वजनिक पद यानी कि मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसे पदों की नियुक्ति केवल भारतीय नागरिकों की होती है, विदेशियों की नहीं होती। इतनी ये राजनीतिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकार है। ये दोनों अधिकार केवल भारत के व्यक्तियों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। इतनी बात याद रख लेना एकदम पॉइंट बना के, ठीक है। अब नागरिकता का अर्जन और समाप्ति, इतनी बात। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके जन्म से बताया, वंशानुक्रम बताया, पंजीकरण द्वारा बताया, देशीकरण द्वारा बताया और किसी विदेशी क्षेत्र के भारत में विलय द्वारा बता दिया, ठीक है। अब नागरिकता खोने के 3 तरीके हैं। परित्याग कर दो, पर्यावसान यानी कि अगर आप कहीं और रहते हैं तो भारत की नागरिकता वैसे भी छूट जाएगी, उसको टर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सरकार द्वारा वंचित किया जाता। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म, पारसी, ईसाई समुदायों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान किया गया था, ठीक है। उसके बाद प्रवासी श्रेणियों के अंतर्गत NRI, PIO और OCI की बात की गई थी। NRI क्या थे? इनको पासपोर्ट के लिए भारतीय पासपोर्ट मिलता है, वीज़ा की आवश्यकता इनको भारत में आने के लिए नहीं होती है, और मुख्य लाभ क्या होता है? सभी नागरिक अधिकार और सुविधाएं इनको मिली होती है। एक बार पासपोर्ट और वीज़ा का कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़ा। देखो पासपोर्ट वर्सेस वीज़ा। पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट वो होता है जो भारत में किसी विदेश, जैसे कि आप भारत में रह रहे हैं तो आपको पासपोर्ट आप बनवाना पड़ेगा भारत से कहीं और जाने के लिए। जब आप पासपोर्ट बनवाएंगे तब किसी विदेश में आप जा सकते हैं, ठीक है। और वीज़ा का क्या कॉन्सेप्ट होता है? वीज़ा का कॉन्सेप्ट होता है अगर आप वीज़ा बनवाएंगे, वीज़ा यहाँ से आपको नहीं बना मिलेगा, वीज़ा आप लोगों को जहाँ पर आपको जाना है उस देश से आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। यानी कि अमेरिका अगर जाना है तो अमेरिका आप लोगों को वीज़ा परमिट करवाएगा। तो ये वीज़ा और पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसी तरह भारत के लिए कोई विदेशी भारत में आता है तो उसको भारत का वीज़ा बनवाना पड़ता है भारत में आने के लिए, ठीक है। अब PIO के लिए विदेशी पासपोर्ट इनको मिलता है, यानी कि इनको भारतीय पासपोर्ट नहीं मिलता, इनको विदेशी पासपोर्ट बनवाना होता है। यानी कि विदेशी होते हैं तो वहाँ का पासपोर्ट बनवाएंगे ना, यहाँ का पासपोर्ट क्यों बनवाएंगे, ठीक है। वीज़ा की आवश्यकता इनको होती है
और मुख्य लाभ कोई विशेष लाभ नहीं है जब अब ओसीआई में शामिल होने के लिए। अब ओसीआई विदेशी पासपोर्ट इनका भी होता है, ठीक है, नहीं, यानी कि वीज़ा की आवश्यकता आजीवन इनको होती है, ठीक है। उसके बाद भारत में रहने और काम करने हेतु बहुउद्देशीय आजीवन बीमा की जरूरत होती है। पीआईयू का ओसीआई में विलय 9 जनवरी 2015 से पीआईयू कार्ड योजना को वापस ले लिया गया था और इसे ओसीआई कार्ड योजना के साथ एकीकृत कर दिया गया था। बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को इस चैप्टर से कोई भी दुविधा नहीं होगी। अगर कोई दुविधा उत्पन्न होती है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों के उस दुविधा को दूर करें और हमारे पढ़ाने के तरीके में आप लोगों को क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो बताइए, क्या क्या ऐडिंग चाहिए, मतलब क्या क्या इस इनिशिएटिव में हम और भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग बताइए, ठीक है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको उस चीज़ को सुधारें, ठीक है। अब चलिए, हाँ, अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जिसमें आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। चलो अब सब लोग तैयार हो जाओ। मौलिक अधिकार के पीवाईक्यू, जो कि कल हमने मौलिक अधिकार पढ़ाया था, अब आज इसके पीवाईक्यू करवाने हैं, ठीक है। चलो अब तैयार हो जाओ। आंसर नहीं दिखाना है। देखो, कानून को पहला क्वेश्चन है। अब सब लोग कमेंट बॉक्स में पहला क्वेश्चन और उसका आंसर लिखेंगे, ठीक। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। 2021 में पूछा गया है, प्लीज़ अटेम्प्ट करिए। जो भी अगर गलत होगा हम उसको कल सही करके बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग अब इसको बताइए। मैं इसका आंसर छुपा के जल्दी से आगे चली जाती हूँ, किसी ने देखा नहीं, आई होप। चलो अब इसका देख लिया। देखो, अब इसका क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार है। कल ही पढ़ाया है, कितना इजी क्वेश्चन है और 2021 में पूछा गया है पीवाईक्यू यूपीएससी का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे वहाँ पर तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या होगा, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार किसमें, आर्टिकल 21 के तहत है। सभी लोग जानते होंगे, मेरे बच्चे तो अच्छे हैं, है ना। हाँ, अब चलो इसका आंसर बताओ। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ABCD जो है वो लिख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा यानी कि 1948 के सिद्धांतों के प्रावधानों के प्रतिबिंबित करता है, उद्देशिका या फिर DPSP या फिर मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन A, B, ठीक है, C और D। जो ऑन करे वो सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आंसर किसी ने देखा नहीं है जहाँ तक, ठीक है। अब चलो इसका आंसर चलो देख ही लिया है तो इसको क्वेश्चन हम ऐसे ही पढ़ के समझा देते हैं। प्रतिषेध यानी कि रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। 2024 का पीवाईक्यू है। देखो, किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्यवाही करने से प्रतिषेध करने के लिए संसद विधानसभा को महानिषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए, निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने या प्रतिषेध करने के लिए, या फिर सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने के लिए प्रतिषेध करने के लिए रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं देख पाओगे, हाँ चलो बच गए, इसका आंसर आप लोगों ने नहीं देखा है। क्वेश्चन नंबर 5 का ABCD जो भी, तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय के ने निजता का अधिकार, अच्छा ये तो ऊपर रिपीट हो चुका है, आर्टिकल 21, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये मैंने छुपा के क्या कर लिया, ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो थैंक यू आज के लिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आया फिर से कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कल फिर से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पर 120 डेज़ अगर आप हम लोगों के हमारे साथ जुड़ेंगे तो मानिए कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितना हो सके उतना आप यूटिलाइज़ करेंगे अच्छे से तो आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। और रोज़ डेली के टारगेट कंप्लीट करने हैं, पहली बात। दूसरा, डेली प्रयास रहना है, डेली मोटिवेटेड रहना है और हेल्दी खाना है और डेली एक्सरसाइज करनी है। गुड।
थैंक यू सभी को। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।